चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। कुछ सवाल जो फंक्शन पर बेस्ड हैं और डोमेन के कुछ सवाल हैं, कुछ सवाल फ्लोर फ्रैक्शन पे हैं। ठीक है, तो उस टाइप के सवाल आज करते हैं। तो पहला सवाल ये है कि रूट ओवर फ्लोर के अंदर एक्स प्लस फ्लोर के अंदर एक्स प्लस टू है। तो फ्लोर का ओवरऑल फ्लोर प्लस फ्लोर के अंदर है रूट के अंदर फ्रैक्शन ऑफ एक्स प्लस फ्लोर के अंदर एक्स बाई थ्री, फ्लोर का फ्लोर इक्वल टू थ्री। तो सेट ऑफ एक्स क्या होगा? अब देखो, इंटीजर का रूट लिखा हुआ है, ये आपको समझ में आ रहा है? तो ये फ्लोर हमेशा आंसर क्या देता है? इंटीजर देता है। अंदर कोई भी फंक्शन हो, जैसे मान लो साइन एक्स अगर हो, तो साइन एक्स माइनस वन से वन देता है। तो फ्लोर के आउटपुट में बाहर क्या आएगा? माइनस वन जीरो वन ही आएगा। तो ये इंटीजर का रूट मतलब इंटीजर लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी इंटीजर लिखा है, अंदर कुछ भी हो जाए। तो इंटीजर प्लस इंटीजर थ्री है। तो बताइए कौन कौन से इंटीजर रहे होंगे? दूसरी बात ये कि ये तो कभी नेगेटिव आंसर देगा नहीं, ये। और रही बात फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन हमेशा कहाँ से कहाँ होता है? जीरो से वन में होता है। तो इंटीजर प्लस इंटीजर थ्री अगर है तो कौन कौन से केस बनेंगे? तो सबसे पहला ये कि टू प्लस वन थ्री होता है, और केस टू वन प्लस टू थ्री होता है। सिंपल। फिर केस फोर में अगला भी हो सकता है कि टू, ये अपना इंटीजर का रूट ना। अब ये कैसा होना चाहिए? इंटीजर का रूट अगर है तो इंटीजर कैसा होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। भाई अगर आपने बोल दिया कि थ्री है इंटीजर, तो इंटीजर का रूट क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा, और इरेशनल प्लस रैशनल तो भी थ्री होगा नहीं। ठीक है। और आप उम्मीद तो छोड़ ही दो कि अगर सर ये इरेशनल चलो कर भी दिया, तो ये भी इसको इरेशनल कर देंगे, मतलब टू थ्री प्लस रूट थ्री और थ्री माइनस रूट थ्री, सिक्स कर देते हैं। तो वो पॉसिबल यहाँ पर है नहीं, क्योंकि ये जो लो इंसान है वो हमेशा इंटीजर के रूप में आएगा। ठीक है, ये वाला इंसान जो है। तो कहानी का सार ये है कि अगर मैं इसको बोलता हूँ कि ये थ्री बन गया, मतलब इंटीजर नाइन बनाइए, नाइन। तो थ्री माइनस वन, नहीं, थ्री प्लस जीरो, ये वाला केस हो सकता है। थ्री प्लस जीरो इक्वल टू थ्री, है ना? केस फाइव क्या हो सकता है? केस थ्री फोर जो भी है, कि ये नाइन कर देते हैं, इसको नाइन किया तो थ्री पहुंचा। तो अगर इसको मैं सिक्सटीन कर दूं, तो ये फोर माइनस वन कितना हो रहा है? थ्री। चलो पहले काम करते हैं, ये वाला केस देखते हैं। मान लो अगर ये पहला वाला थ्री हो गया, तो इसका मतलब ये जो इंसान है अंदर जो लिखा हुआ है वो कितना होना पड़ेगा उसको? नौ। अगर इसको नौ होना है, ठीक है, तो इसको क्या होना है? इसको इसको जीरो होना है। अगर ये इंसान जीरो है, अगर ये इंसान जीरो है, ये अगर इंसान जीरो है, तो इसका मतलब अंदर वाला इंसान कहाँ होगा? जीरो से वन के अंदर होगा। तो रूट ओवर फ्रैक्शन ऑफ एक्स प्लस फ्लोर एक्स बाई थ्री मस्ट बी इन बिटवीन जीरो टू वन, क्योंकि इंटीजर का आंसर अगर जीरो आ रहा है तो ये कहाँ गिरेगा? जीरो पे गिरेगा। ठीक है, इसका मतलब अब ये तो पहले से फिक्स है, जीरो से वन होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नंबर सोचूं वन, ये वन है, तो वन अगर यहाँ जाएगा तो जीरो माइनस वन हो जाएगा, और वन अगर यहाँ जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा। पर फ्रैक्शन ऑफ एक्स का रूट का तो माइनस वन से जीरो तो आएगा नहीं, जीरो से वन में ही आएगा। तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये जीरो रहे और ये वन रहे। एक ही समझ में आ रहा है कि जीरो कर देते हैं इसको। अगर ये इंटीजर जीरो हो जाएगा, ये वाला पार्ट, तो जीरो से वन में ही रहेगा ये वाला पार्ट, जो कि कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि जीरो से वन रहने के लिए इसको फ्लोर ऑफ एक्स बाई थ्री को क्या करना पड़ेगा? जीरो करना पड़ेगा। वो तभी हो सकता है जब एक्स बाई थ्री जीरो से वन में हो। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू जीरो से थ्री में होगी इसके हिसाब से। जब इस समय जीरो से वन में होगा, तो यानी कि उस समय ये जीरो होगा, तो उस समय नाइन होना चाहिए। अब ये पहले से क्लियर हो गया, कॉमन हमें खेलना है, हमें तो सॉल्यूशन निकालना है, मतलब ये भी देखना है ये भी देखना है। तो अभी तक हमने ये वाला पार्ट देख लिया। अगर मान लीजिए ये वन टू कुछ और नंबर सोचते हैं ना, तो ये वैल्यू बट जीरो से वन के बाहर चली जाएगी, और रूट ऑफ फ्रैक्शन को ये वैल्यू पसंद आएगी नहीं। ठीक है, तो ये वैल्यू जीरो से थ्री में होनी चाहिए। अगर जीरो से थ्री में है ये, अगर मैं इस पार्ट को सॉल्व करूं, तो कहना ही से कि मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि एक्स प्लस कोई अगर इंटीजर हो तो यू कैन स्प्लिट इन फ्लोर ऑफ एक्स प्लस एन। तो ये तो कैसे दिख रहा है? इंटीजर के रूप में है ये। तो आई कैन राइट फ्लोर ऑफ एक्स प्लस फ्लोर ऑफ एक्स बाई टू। ये नाइन के अंदर होना चाहिए ना, हाँ, अलग अलग कर दिया, इसको नाइन करना है।
अगर ये 3 है तो x/2 कहाँ से कहाँ होगा, 0 से 1.5। 0 से 1.5 का फ्लोर कितना हो गया, 0। और अगर ये 0 से 3 है तो आप कुछ भी कर लो, ये या तो 0 से 3 में अगर x है तो या तो ये 0, या तो ये 1, या तो ये 2, इतना ही बनेगा। तो कभी भी 9 नहीं हो पाएगा। तो यानी कि ये कुछ कॉमन आंसर नहीं आ रहा अगर केस 4 वाला लेते हैं तो। अगर मैं ये वाला केस लूं, तो अगर इसको -1 होना है तो अंदर वाले को क्या होना पड़ेगा, अंदर वाले को होना पड़ेगा, केस ले रहा हूं मैं अगला वाला, जिसमें 4 - 1 = 3 वाला केस पॉसिबल है। अच्छा, अब तक दिमाग तो लगा लेना आप कि अब आगे आप पढ़ सकते नहीं हो। जैसे आप ये 4 - 1 वाला दिखा था आपने, फिर अगला आप 25 है, मतलब 5 - 2 सोचोगे। तो वो आगे मत जाना, क्यों जाने जाना है बता देता हूँ आपको, समझ में अभी खुद ही समझ में आ जाएगा आप। जैसे 4 - 1 वाला केस है ना, तो यानी कि इसको -1 होना पड़ेगा, ओवरऑल फ्रैक्शन को। तो अगर इसको -1 होना है तो अंदर वाले को क्या होना पड़ेगा, अंदर वाले को होना पड़ेगा, अंदर वाले को होना पड़ेगा -1 गिरना है तो इसको -1 से लेकर 0 में होना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये इंसान पहले से कहाँ है, ये इंसान 0 से 1 में है, इसका रूट करोगे तो भी 0 से 1 ही आएगा। तो ऐसा इंटीजर सोचिए कि जब यहाँ सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ 0 आ जाए और यहाँ 1 आ जाए। वो तभी होगा जब ये -1 कर दूं, इंटीजर को -1 अगर सोचूं मैं इस इंटीजर को, तो -1 जब यहाँ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और जब यहाँ जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से क्या निकल के आया कि फ्लोर ऑफ x/3 हैज टू बी -1, जस्ट कि ये 0 से 1 में रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि x/3 -1 से लेकर 0 में रहे, तो x की वैल्यू -3 से 0 में होनी चाहिए। तो अगर इस चीज को यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि ये वैल्यू 4 होनी चाहिए, मतलब अंदर वाला वैल्यू कितना होना चाहिए, 16। तो 16 के हिसाब से ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आ रही है, ये कितनी होनी चाहिए, 16 होनी चाहिए। आपको समझ में आ रहा है क्यों नहीं जाना चाहिए केस फाई के आगे, क्योंकि 5 - 2 तो 25 तो कभी ये पहुंच जिंदगी में ही पहुंच नहीं पाएगा, जिंदगी में कोई 16 नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि ये सेट जो होगा वो ज्यादा बड़ा नंबर नंबर नहीं होगा इन सभी के, जितना ये इंटीजर जोड़ पाए। तो जैसे -3 से 0 है, तो अगर -3 से 0 अगर हुआ तो उसका हाफ कर दीजिए आप। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, -1.5 से 0 हो जाएगा। तो -1.5 से अगर 0 हुआ तो ये आपको दो इंटीजर देगा, क्योंकि -1.5 से -1 और 0। तो अगर आप इस सेट में रहोगे तो आपको ये -1 देगा, अगर आप इस सेट में रहोगे तो आपको ये -2 देगा, ये दो वैल्यू दे पाएगा। उस समय ये कितना दे पाएगा, पैरेलली अगर आप इसमें रहोगे -1.5 से -1 में, अभी आप -3 से 0 है, तो -3 से अगर 0 देखें तो कितना दे पाएगा, तो -3 दे पाएगा, -2 दे पाएगा, -1 दे पाएगा। तो इन कोई भी कॉम्बिनेशन अगर आप सोचोगे कभी 16 नहीं आ पाएगा। तो कुछ भी कॉमन आंसर यहाँ से नहीं आया। अब आते हैं इस वाले स्टेज पर, जब 1 + 2 कर दिया। अगर 1 + 2 करते हैं, ठीक है, अगर हम 1 + 2 करते हैं तो 1 + 2 में पीछे वाला क्या बनना चाहिए, 2। पीछे वाला क्या बनना चाहिए, 2 बनना चाहिए। अगर ये 2 बन रहा है तो यानी कि अंदर वाला इंसान क्या होना चाहिए, 2 से 3। तो यानी कि ये जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, हम कौन सा केस ले रहे हैं, 1 + 2 = 3 ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ होनी चाहिए, 2 से 3 होनी चाहिए। अब ऐसा इंटीजर सोचिए कि ये 0 और ये 1 हो जाए, क्योंकि बीच में ये फंसेगा। तो ये इसको 1 करने के लिए इसको 2 सोचना पड़ेगा। तो इसको मैंने सोचा कि ये 2 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है आपका, ठीक है। अगर ये 2 लिखा हुआ है, अगर ये 2 लिखा हुआ है, दैट मीन्स फ्लोर ऑफ x/3 must be equal to 2, therefore x/3 has to be 2 to 3। अगर ये 2 से 3 में है तो 6 से ये 9 में होगा, ठीक है। अगर ये 6 से 9 में है मतलब ये 2 हो गया, अगर ये 2 होगा तो ये 2 - 2 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। कोई आपत्ति नहीं होगी रूट ओवर फ्रैक्शन को 0 से 1 में रहने की, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 6 से 9 आ रहा है, अब 6 से 9, अब उस समय इसको 1 होना है, इसको 1 होना मतलब अंदर वाले को 1 होना है। तो यहाँ से केस कितना है कि अच्छा ये वाला जो इंसान है इसको 1 होना है, क्योंकि रूट ओवर 1 1 ही होता है। अब एक्स की वैल्यू अगर 6 से 9 है
तो उसका आधा कितना हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा 3 से लेकर 4.5 तक। 3 से 4.5 तक में कौन कौन से ये इंटीरियर दे सकता है आपको? तो 3 से 4 तक में आपको ये 3 दे देगा, और 4 से 4.5 में 4 देगा। अगर आप 6 से 9 रहोगे तो उसके फ्लोर इसमें कितने कितने इंटीरियर आ सकते हैं? 6 से 7 में ये 6 देगा, 7 से 8 में ये 7 देगा, और 8 से 9 में ये 8 देगा। कोई भी कॉम्बिनेशन अगर आप देखो प्लस के हिसाब से, तो 1 नहीं आ पाएगा। तो इस वाले सेट से भी आंसर नहीं आ रहा है। तो बचा कौन सा सेट? बचा सेट लास्ट वाला, कि 2+1 अगर सोच ले तो क्या अपना आंसर आ सकता है? तो भगवान से मनाइए कि अपना आंसर यहाँ से आ जाए। तो 2+1 अगर 3 है, तो पहला वाला पार्ट क्या था? फ्लोर के अंदर, फ्लोर फ्लोर के अंदर फ्लोर था, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा हुआ था? फ्लोर ऑफ x/2 लिखा था। ऐसा ही था ना? एक मिनट। हाँ, वो सेपरेट हो गया था, अंदर अंदर में सेपरेट कर दिया, ठीक है, उसी हिसाब से मैंने सोचा है, सेपरेट कर दिया। और क्या लिखा हुआ था? और यहाँ पर लिखा था रूट ओवर फ्रैक्शन ऑफ एक्स था। और अंदर क्या था? फ्लोर x/3, और यहाँ पे फ्लोर लगा हुआ था। तो लास्ट केस कौन सा ले रहे हैं? इसको 2 ले रहे हैं, इसको 1 ले रहे हैं। अच्छा, अगर ये 1 है तो इसका मतलब अंदर की जो भी आत्माएं हैं, प्रेत आत्माएं, वो कहाँ से कहाँ तक होंगी? वो 1 से 2 में होंगी। अगर इसको 0 से 1 करना है, क्योंकि इसके अनुसार, तो इसको क्या करना पड़ेगा हमें? 1 करना पड़ेगा। मतलब फ्लोर x/3 हैज टू बी 1। अगर ये 1 हो गया, तो x/3 कहाँ से कहाँ होगा? 1 से 2 में होगा। तो x कहाँ से कहाँ है? 3 से लेकर 6 में है, ठीक है। 3 से 6 में अगर होगा तो कोई आपत्ति नहीं आएगी। अच्छा, तो इस अब ये 2 है, तो इसका मतलब अंदर वाला फ्लोर 4 होना चाहिए। तो अंदर वाला अगर 4 है, और x की वैल्यू 3 से 6 है, तो यहाँ से x/2 कहाँ से कहाँ होगा? x/2 होगा 3/2 से लेकर अपना 3 तक, है ना? तो इस रास्ते में कितने कितने आएंगे सेट? 3/2 से लेकर 2 तक जाएंगे, फिर 2 से लेकर 3 तक जाएंगे। ये रास्ता समझ में आ गया? अगर मैं 3/2 से 2 जाता हूँ, तो ये 1.5 से 2, तो ये कहाँ गिर जाएगा अपना? 1 गिर जाएगा। अब एक्स की वैल्यू उस समय, जब ये 3/2 से 2 x/2 ट्रेवल करेगा, तो 3 से 4 ट्रेवल कर रहा होगा ये। अगर इस सेट में x/2, आप ये x/2 का सेट है ना, x/2 का सेट है ये 3/2 से लेकर 2 वाला। तो उसमें x क्या ट्रेवल कर रहा होगा? x 3 से लेकर 4 ट्रेवल कर रहा होगा। तो इसका फ्लोर कितना हो गया? उसका फ्लोर हो जाएगा 3। ओ भाई साहब, मजे आ गए, 3+1 4 बन गया। यानी कि कहना इसे कि x की वैल्यू 3/4 होगी, और जो इसमें भी फंस रहा है कॉमन, तो आपका फाइनली x का सेट क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 होगा। ये आपका आंसर है। समझ में आया? कितना मस्त सवाल था। इसलिए तो कह रहा हूं मैं, आप ऐसे टाइम पास मत समझिए, आपके रोंगटे खड़े कर दूंगा मैं। समझ में आ रहा है? रोंगटे। चलिए, अगला सवाल करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ x/y। f(x, y) मतलब ये दो वेरिएबल पे डिपेंड है, ऐसा मतलब होता है f(x, y), और g(x, y) ये है। देखो, दो वेरिएबल अगर निकालने तो दो इक्वेशन आपको देना ही चाहिए, उसको दिया है उसने। तो इसका होल स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर हाफ है। तो इसका मतलब इसका होल स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर हाफ है। तो कहना है इसे x² माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2xy का होल स्क्वायर हाफ दे रखा है। और साथ ही साथ ये भी दे रखा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई √3/2 है। तो x² माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2xy इज इक्वल टू √3/4। अगर मुझे कोई एक वेरिएबल मिल जाए यहाँ से, मैंने यहाँ से सोचा कि x² माइनस वाई स्क्वायर कैन बी रिटन एज √3/8xy। तो मैंने इस चीज को यहाँ यूज कर लिया। तो x² माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर कितना हो गया? 3/64 x² वाई स्क्वायर होगा, माइनस 4 क्या लिखा हुआ है? x² वाई स्क्वायर इक्वल टू हाफ। तो वो एक चीज समझ लो आप, मुझे इंटरेस्ट नहीं है कि एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी, मुझे तो चाहिए कि नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने आएंगी। मैंने थोड़ी देर के लिए यहाँ पर एक्स वाई को मान लिया, x² वाई स्क्वायर को मान लिया अल्फा, और अल्फा कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। जीरो भी चलेगा, पर पॉसिबल नहीं, नीचे नीचे जीरो है ना। नीचे जीरो हो जाएगा, तो अल्फा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ से 3/64 अल्फा माइनस 4 अल्फा इक्वल टू हाफ। तो लेट सॉल्व अल्फा। तो कहना है इसे डायरेक्ट करें तो ये -16
256 अल्फा स्क्वायर आ रहा है, ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर आ रहा है 3, और 64 अल्फा/2 कितना हो जाएगा? तो ये 16 अल्फा हो जाएगा, मतलब 256 अल्फा स्क्वायर प्लस 16 अल्फा माइनस 3। तो कहना इसे आगे आके इसका डी देखें, तो इसका डी आएगा आपका पॉजिटिव, क्योंकि सी यहाँ नेगेटिव है। अगर डी पॉजिटिव आएगा तो अल्फा की दो वैल्यूज आएंगी, और कैसी कैसी आएंगी देख लेते हैं। अल्फा की वैल्यू यहाँ से आएंगी -16 प्लस माइनस, और अल्फा ध्यान रखना पॉजिटिव होना चाहिए। तो रूट ओवर में क्या आएगा? 256, 256 और प्लस 12 इंटू 256, तो कहना इसे 256 इंटू 13 लिखा हुआ है रूट ओवर। थोड़ा दिमाग लगाओ, है ना, थोड़ा मैथमेटिशियन बनो, थोड़ा सा मैथमेटिशियन। b² - 4ac है ना, तो 4ac में कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो जो 56 कॉमन निकालो, 13, तो इसका रूट करोगे तो 16√3 आएगा, 13 आएगा। तो 16 को बाहर निकाल लो आप, तो 16√13 आ रहा है बाई 2a 256, तो 16 का स्क्वायर। तो अगर 16 कॉमन निकाल ले तो -1 प्लस माइनस √13/32 आ रहा है। तो यहाँ से एक जो नेगेटिव वाला निकाल देते हैं, तो √13 -1/32 इज आवर अल्फा। अगर ये अल्फा है एक, तो √13 है यहाँ पर, ठीक है ना, 3/8 XY है, ठीक है। और यहाँ पर आया, यहाँ पर स्क्वायर कर दिया, 64, 3y है, 4 को यहाँ पर अल्फा, अल्फा पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये वैल्यू आ रही है, ये x² y² की वैल्यू आई है, √13 - 1/32 करके। तो यहाँ से XY की दो वैल्यू आएंगी, प्लस माइनस में आएगी, रूट ओवर √13 - 1/32। अब अगर XY की वैल्यू +2 आ रही है, तो इसको अगर मैं यहाँ पे रखूंगा, मैं खाली काउंटिंग कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर XY की वैल्यू पॉजिटिव रखा मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर x² - y² की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस वाली आएगी, ठीक है ना। तो x² - y² यहाँ पर आ जाएगा √3/8 टाइम्स ये, रूट ओवर में आ जाएगा ऐसा, √13 - 1/32, ठीक है ना। यहाँ पर 2 सामने, 64 अल्फा है, यहाँ पर 16 अल्फा हो जाएगा। ओके, लेट मी करेक्ट यहाँ पर, अ, एक मिनट थोड़ा सा, 32 अल्फा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 32 अल्फा यहाँ पर आ जाएगा। ये आपका 3/64 अल्फा है, तो फिर 64/2, 32 अल्फा। तो 256 अल्फा स्क्वायर प्लस 32 अल्फा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 256 इंटू 3, तो 16 तो ये हो जा रहा है आपका 48 - 16 और 32, ये अपना 32 हो जा रहा है ना, 14 - 16, ठीक है। तो इसको ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, 256 अल्फा स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा ये 48 अल्फा - 16 अल्फा - 3। तो यहाँ से कॉमन कितना आ जाएगा? 16 अल्फा कॉमन आएगा, तो 16 अल्फा प्लस 3 आ रहा है, और यहाँ से -1 कॉमन निकाल लेंगे, तो 16 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अल्फा की वैल्यू एक आएगी 1/16, और एक अल्फा की वैल्यू आएगी -3/16, जो कि कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये अल्फा पॉजिटिव है। तो यहाँ से x² y² की वैल्यू 1/16 आई है, तो XY की वैल्यू 1/4 होगी, या तो XY की वैल्यू -1/4 होगी। इस हिसाब से x² - y² में अगर रखें, तो √3/8, XY अगर पॉजिटिव वाला रखेंगे तो 1/4 है, तो ये √3/2 की वैल्यू आएगी। या तो x² - y² माइनस √3/2 आएगी, अगर XY -1/4 रखेंगे तो यहाँ पर बनेगा आपका दो केस। XY की वैल्यू जब कितनी आई थी? XY की वैल्यू आई थी जब 1/4, तो √3/2 आया था, 1/4, तो x² - 1 y² √3/4 आया था।
और दूसरे वाले केस में अगर एक्स वाई -1/4 था, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर -√3/4 आया था। तो अब यहाँ पर एक्स वाई निकालना है, तो मैंने क्या किया, वाई में क्या रिप्लेस कर दिया, 1/4x। तो एक्स स्क्वायर -1/16x² इक्वल टू √3/4। फिर मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर को मैंने कुछ टी मान लिया, और टी कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। तो t-1/16t इज √3/4। तो कहना इसे 16² - 1 इक्वल टू 16 सामने चला जाएगा, तो √3 × 4 × t। 16 ऊपर गया ना, 16t, तो 4√3 आ गया है। तो 16t² - 4√3t - 1 इक्वल टू 0। तो इसको अगर ब्रेक करें तो 16 है ना अपना, ठीक है, -16, और गंदा ही रूट आएगा, कर लेते हैं, डी निकाल लेते हैं इसका फटाफट। तो b², 16 3 48, इसका स्क्वायर कर दिया 1648, और प्लस 1664। तो 16 3 और 16 4 तो 16 × 7 आएगा, 16 3 और 16 4 वो 7, 16 7 आएगा डी। तो गंदा ही आ रहा है इसका, एक मिनट फिर चेक कर लेता हूँ फिर से। +b², b² कितना है आपका, 1648 है, 48 +4ac 1664, 8 4 12, और 4 6 10 11 12, ठीक है। फिर 112 आ रहा है, गंदा ही आ रहा है। तो रूट्स कितना है इसका फाइनली, कहना ही से t विच इज -b ± √ 112/2a। तो यहां से अगर मैं t निकालू, पॉजिटिव चाहिए, जो कि t मेरे को यहाँ पे t पॉजिटिव चाहिए, तो t कितना आ रहा है, 4√3 +√112/32। अब ये किसकी वैल्यू है, x² की वैल्यू है। तो अब मैं एक नंबर बताऊंगा नहीं कितना आएगा, एक्स वाई यहाँ से दो आएंगे, प्लस में आएगा √ओवर, माइनस में आएगा √ओवर। अब ये अगर x प्लस ओवर जाएगा √ओवर यहाँ पर, तो y यहाँ पर करस्पॉन्डिंग आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग y भी आएगा। और अगर ये -√ओवर यहाँ रखूंगा मैं, तो करस्पॉन्डिंग y भी नेगेटिव आएगा। कितने आ गए काउंटिंग में, दो आ गए यहाँ से। इसी प्रकार यहाँ से भी कितने आ जाएंगे, दो। कैसे, y में क्या रिप्लेस किया, -1/4x, यहाँ पे रिप्लेस किया, तो कहना इसे इक्वेशन सेम ही बनेगी। क्यों इक्वेशन सेम बनेगी, क्योंकि x² -1/16 का x² ही बनेगा, क्योंकि y² बचा लेगा। पर यहाँ पर -√3/4 है, तो -√3/4, तो माइनस ये, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इतना ही फर्क पड़ेगा। तो कहने से 16t² +4√3t - 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनेगा अगर t आप x² मानेंगे तो। फिर यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो कहने से कि ये ज्यादा वजह फर्क पड़ा नहीं, मेजर नहीं फर्क पड़ा यहाँ पर। इसका t कितना आएगा, -4√3 +-112/32 आ रहा है। तो इसमें प्लस वाला कंसिडर करें अगर, तो +√112। अब √112 की वैल्यू जो है 10 है, और √3 कितना होता है, 1.73। तो ये तो 5 के आसपास घूम रहा है, और ये 10 के आसपास घूम रहा है। तो यहाँ पर, और अगर ये लेते हैं ना नेगेटिव, तो पॉसिबल नहीं होता, सही, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर एक केस बचेगा, √112 -4√3/32 t आ रहा है, जो कि यहाँ पर पॉजिटिव है। तो इसको कंसिडर किया गया x² के लिए। तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू, इसका रूट निकालेंगे, तो दो आएंगी, प्लस में और माइनस में, √ओवर। तो इसे करस्पॉन्डिंग में y नेगेटिव आएगा, इसे करस्पॉन्डिंग में y पॉजिटिव आएगा, पर दो अलग अलग आएंगे। तो यहाँ से भी दो पेयर हुए, तो टोटल टोटल कितना आंसर हुआ, 4 पेयर आंसर आएंगे। ठीक है, टाइम बच गया आपका। चलिए अगला सवाल करते हैं। log r/2 का फ्लोर 210 है। अब एक बात समझिए, जैसे मैंने r1 रखा, तो log 1/2 का फ्लोर, log 2/2 का फ्लोर, log 3/3 का फ्लोर, मैं लिख दे रहा हूँ अच्छे से, log 4/3 का फ्लोर, सॉरी, टू है, 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 टू। log 1 तो 0 है स्ट्रेट, log 2/1 है। अच्छा, log 3/2 मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे इतना पता है कि log 1 0 होगा, और अगला कदम पे log 2 पर जब आएगा तो 1 होगा, और अगला कदम आएगा जब 4/2 का तो 2 होगा। मतलब इसके बीच में जितनी भी वैल्यूज आएंगी, उस सब में डेसिमल वैल्यूज आएगा, पर वो 1 से 2 के बीच में होगा। तो फ्लोर क्या करेगा,
आपको 1 पे गिरा देगा, तो इसकी वैल्यू 1 पे गिर जाएगी, ये एग्जैक्ट 2 आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। लॉग 5/2 जो है वो आपका, अब अगला नंबर 3 कब आएगा, जब लॉग 8 बेस होगा, तो ये 3 बन जाएगा। तो 5 से लेकर 7 तक ये आपको 2 देता रहेगा, तो 2 इसका भी आंसर आएगा। लॉग 6/2 का भी कितना आएगा, 2 ही आंसर आएगा। लॉग 7/2 कितना आंसर आएगा, 2 आएगा। और जैसे ही लॉग 8/2 आया तो कितना आ गया, 3। तो काउंटिंग का करें, सम करें तो 1 + 1, फिर 2 कितना आया है, 4 टाइम आया है 2। अब अगला जब 4 कब आएगा, जो 16 पे, तो 9 पे 3 आएगा, 10 पे 3 आएगा, 11 पे 3 आएगा, 12 पे 3 आएगा, 13 पे 3 आएगा, 14 पे 3 आएगा, 15 पे 3 आएगा, और 16 पे 4 आ जाएगा। तो बस काउंटिंग करना है आपको फटाफट। तो 2 कितने आ रहे हैं, 4 बार आ रहे हैं। 3, ठीक है, 3 कितनी बार आएगा, 8 पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 3 8 बार ऐड करेंगे। तो कहना ही से क्या, मुझे समझ में आ गया, जैसे 1 2 टाइम ऐड हुआ है, 2 4 टाइम ऐड हुआ है, 3 8 टाइम ऐड हुआ है, तो 4 कितने बार ऐड होगा, 16 टाइम। देखो डबल हो जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, 5 कितने बार ऐड होगा, तो डबल कर दो, 32 बार ऐड होगा। 6 कितने बार ऐड होगा, तो 6 होगा आपका 64 बार। तो इन सब का सम 210 पहुंच रहा है, तो आर कितना होगा ये पूछा है। तो अगर थोड़ा हिसाब किताब लगाएं तो फटाफट मुझे सम करना है। तो ये 2 है, ये 8 है, ये आपका 24 है, ये आपका 64 है, ये आपका कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, 24 और 384। इसी प्रकार 7 कितनी बार आएगा, 128 बार आएगा। तो 128 और 8 कितने बार आएगा, 256 बार आएगा। तो 128 × 7 करें, 56, 14, और ये 896 तो आ गए। तो अब तो देखो सम कितना आ रहा है, ये 10 हो गया, 34, ये 34 हो गया, 34 ऐड कर दिया तो 98 हो गया, 90 100 जोड़ दिया तो 260, यानी 258 हो गया, 258 और 384 जोड़ दिया तो 258 और 384 और 896। तो 8 × 12 6, 18, और 5 6 14, 14 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 23, और 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 1538, तो इन तीनों का सम यहाँ तक आ गया सम, 1538। अब अगर मैंने अगला नंबर, मतलब 9 कितनी बार आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 5 टाइम, मतलब 5, तो 56 का डबल, 512 बार। ये तो आउट ऑफ 2010 चला गया ना, 2010 चला गया। तो 1538 के बाद अब अगला नंबर जो है, जो अपना ये 8 बार जोड़ा है ना, मैं 7 शायद 7 बार जोड़ लिया ये, अ, हाँ 8 बार ये जोड़ लिया ना, 756, हाँ 896 जो आया था। अब 8 टाइम्स तो लिख दिया, अब 9 कितनी बार जुड़ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं जोड़ा 160, 384, 7, 256 इंटू अगर 8 जोड़ते थे, मैंने कहाँ से जोड़ा है, मैंने फिर दोबारा कह रहा हूँ, मैं यहाँ तक मैंने जोड़ दिया इसको, 896 जोड़ दिया है। तो यहाँ तक कितना आ गया, 1538। अब 8 अगर 256 टाइम जोड़ दूंगा, तो 256 × 8 आपका 1600 के ऊपर चला जाएगा, 2010 के ऊपर चला जाएगा। तो मुझे बस अभी इतना देखना है कि 1538 जो है, 1538, 1538 तो आ गया, कहाँ तक आ गया 1538, जब 7 को कितने बार ऐड किया, 7 को मैंने ऐड किया है 128 टाइम। 128 टाइम जब ऐड किया मैंने, तो मैं कहाँ पहुंच गया, 1538। अब मुझे लॉग अगला नंबर देना कहाँ स्टार्ट करेगा, 8। 8 1 टाइम, 8 2 टाइम, 8 3 टाइम, मुझे पता है कि 256 टाइम देगा, पर ये इनका सम 2010 से ज्यादा निकल जाएगा। तो अब 8 देना कहाँ स्टार्ट करेगा, 8 कब देगा ये, जब 2 की पावर 8 आप पहुंच जाओगे, तभी आपको ये पहला 8 देगा। 2 की पावर 8 कितना होता है आपका, 2 की पावर, अगर देखें तो 256। 256 जब नंबर पहुंचोगे आप, तो आपका वैल्यू 8 देना स्टार्ट करेगा। अब 1538 और 2010 में कितना अंतर है ये देख लेते हैं। जितना अंतर होगा उतने बार 8 इसमें जोड़ देंगे।
तो अगर डिफरेंस अगर इसका देखें तो आपको अगर 48 आपको है तो ये आप इसमें 2 ऐड कर दो, 40, और 6 जोड़ दो, तो कितना हो गया ये आपका 1600 तो आ गया, 1600 आ गया, और 1600 में आप 400 जोड़ दीजिए, 2000 आ गया, और 10 जोड़ दो, यानी 472 जितना डिफरेंस है। उसको अगर आप 8 से डिवाइड करो तो 8 5 40, 48, 40 और 72, 59। ओके, एग्जैक्ट आ रहा है ये। 59 टाइम अगर आप 8 को जोड़ेंगे तो ये 472 यानी कि 2010 तक पहुंच जाएगा लेकर। तो अभी हमें देखना है कि 256 के बाद जो 59 अगर ऐड करते हैं तो कौन सा नंबर आएगा, -1। ठीक है, 256 + 59, तो कितना आ रहा है ये आपका आ रहा है 15, और 11, 315 -1, 314, 256 + 39 -1, 214, 314, 314 जब नंबर आएगा तब तक आपने उन 59 टाइम्स 8 काउंट कर लिया होगा। समझ में? 59 टाइम्स मैंने क्या किया, 256 में 259 ऐड कर दिया, यानी कि 256 लॉग बेस 2, 257 लॉग बेस 2, ऐसे करते करते 314 जब आएगा तो उसे कितने काउंट हो चुके होंगे, 59 टाइम्स 8 आ गया होगा, 472 जुड़ गया होगा, तो 2010 आ जाएगा, यानी कि एन विल बी 314। तो एन कितना आ गया आपका, 314 आ गया। तो इनका सम ऑफ डिजिट पूछा है, तो कितना आ गया, 8। ठीक है, अच्छा सवाल था। चलिए, चलो तो आगे बढ़ते हैं। रेंज निकालना है, ठीक है, और ये सवाल है। तो रेंज निकालने में अंदर से बाहर जाना पड़ता है, मतलब ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि डोमेन कितना है, एक्स कहाँ से कहाँ है, फिर अंदर इसके पास जाएगा तो ये कितना आंसर देगा, फिर मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो कितना आंसर बनेगा, +3 करेंगे तो कितना आंसर बनेगा रूट सेट में। वो सेट जाएगा जब लॉग के पास, तब आपको मिलेगा फाइनल रेंज। तो मुद्दा ये है कि आपको डोमेन अगर पता होगा, डोमेन, और अंदर से बाहर जाएंगे तो आपको रेंज आ जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करें अगर, तो एक्स किसके पास है, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के पास है। तो अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो आपने पढ़ा होगा 11वीं में कि ए साइन प्लस बी कॉस का अगर रेंज कितना होता है, -√a² + b² से लेकर +√a² + b² तक है। तो ए और बी यहाँ पर मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ साइन एंड कॉस, विच इज 1 1। सो कहने से -√2 से √2 इसका रेंज है। अब वो √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -√2 से √2 मल्टीप्लाई किया अगर √2 से, तो माइनस, ये कितना हो जाएगा, -2 से लेकर 2, +3 जोड़ देते हैं, तो 1 से 5। अब ये जाएगा बेस √5 वाले के पास। अब √5 अगर 1 से बड़ा है तो लॉग कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा, ये बता रखा मैंने लॉग के ग्राफ में। तो मिनिमम पे मिनिमम वैल्यू आएगी, तो log 1 कितना होता है, 0, और log 5, तो √5 का स्क्वायर करोगे तो आपको 5 मिलेगा। तो यानी कि रेंज कितना होगा, वाई 0 से 2। तो यानी बात समझ में आ गई आपको, अंदर से बाहर जाना है, अंदर कितना वैल्यू देगा, बाहर कितना वैल्यू होगा वो। और अगर डोमेन निकालना हो तो इसको क्या पसंद है, इसका डोमेन कितना है, फिर ये अंदर जाएगा इसके पास, इसका डोमेन कितना आएगा, ये सब निकाल निकाल के आप इनपुट के ऊपर आ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2x/1 + x², ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है। तो इस टाइप के सवालों में डील कैसे करते हैं, पहले तो डोमेन कितना है, आर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसका आउटपुट निकालना है तो वाई मान लेते हैं इसको, तो 2x/1 + x² इसको वाई मान लिया। ठीक है, मैंने सामने ले गया, वाई से मल्टीप्लाई कराया 1 + x² को, कितना लिखा हुआ है, 2x। तो क्वालिटी कितना बना ये, x²y -2x + y = 0 बना। ठीक है, अब यहाँ पर x अगर रियल है, क्योंकि डोमेन इसका क्या है, रियल है ना, तो अगर x रियल है तो कॉमन सेंस वाली बात है, इसका रूट्स भी कैसा आएगा, रियल आएगा। अच्छा ये बात समझ लीजिए आप, जैसे x² + x + 1 = 0 है, तो इसके रूट्स इमेजिनरी आते हैं।
तो यहाँ पर हमें बोला नहीं होता कि एक्स में क्या वैल्यू रख रहे हो, आपकी मर्जी, आप एक्स में कुछ भी रखो। तो उस समय ऐसा चांसेस हो सकता है कि इमेजिनरी रूट्स आ सकते हैं। पर अगर पहले से क्लेम कर दिया कि एक्स रियल है, तो एक्स की वैल्यू तो हम निकालते हैं रूट में भी, रूट की वैल्यू थोड़े ना बाहर से आती है, एक्स की वैल्यू ही होती है वो तो वो रियल अगर रूट है, एक्स अगर रियल है तो रूट भी रियल ही होगा। तो वहां से डी कितना आएगा, मोर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि रूट्स के अंदर दो बातें आती है, या वो एक रूट दे या दो रूट दे। तो उस कंडीशन में अगर जब भी मालूम चले कि आपको क्वालिटी का इनपुट अगर आ रहा है, तो रूट्स हमेशा रियल ही होंगे। इसका मतलब डी इज मोर देन इक्वल टू जीरो। तो बी स्क्वायर के हिसाब से ए बी -2 है, तो स्क्वायर 4, ए कितना है, वाई है, और सी कितना है, वाई है। तो यानी कि 1 - y² इज मोर देन जीरो। तो कहना इसे y² इज लेस देन इक्वल टू 1। सो y विल बी -1 to 1। तो रेंज कितना आएगा फाइनली y का, -1 से 1 आएगा। तो जब भी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो, या क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर हो, या क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो, तो इसका रेंज इसी प्रकार से निकालते हैं। बस पूरा गेम कहाँ खत्म होता है, यहाँ पर। अगर इनपुट रियल होगा तो आप, जैसे आपको क्वाड्रेटिक अगर एक्स में बना, तो आप किसके बारे में बता पाए, वाई के बारे में। मतलब अगर एक्स का क्वाड्रेटिक है तो आप कोएफिशिएंट में आपका दूसरा वेरिएबल बैठा होगा, जिससे आप उसके बारे में डी से पता लगा पाएंगे कि वो एक्चुअल में कहाँ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक आ गया। क्या करना है, इसको पहले फैक्टराइज करिए। तो कहना है इसे x-2 x-1 बनाए, और नीचे x-3, x+3 और x-2, बिकॉज -6 है और +1 का डिफरेंस है। तो इसमें कॉमन दिख रहा है आपको, x-2 कट जाएगा। तो ये कहाँ चला गया, ये चला गया लीनियर अपॉन लीनियर में। अब लीनियर अपॉन लीनियर का भी रेंज आता है, जैसे मान लो x+1 है और नीचे 2x-1 है, तो इसको ये पूछे कि इसका रेंज कितना आएगा, तो आप क्या कहेंगे, r-1, r-हाफ। कभी भी ये हाफ नहीं देगा। अभी हाफ मैंने कैसे सोच लिया, आपको दिख रहा होगा कोएफिशिएंट यहाँ पर x का कितना है, हाफ है। तो कभी भी हाफ नहीं मिलेगा, बाकी आप कुछ भी रखोगे। जैसे आपको 5 अगर चाहिए, अगर आपको इनसे 5 चाहिए, अगर आपको √5 चाहिए, आपको ऐसी वैल्यू x की मिल जाएगी जहां पर ये √5 देगा या 5 देगा। जैसे मान लो आपने √5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2√5x माइनस √5। तो अगर x यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2√5 -1 है, और इसको यहाँ ले आओगे तो 1 + √5 है। तो x की वैल्यू आ तो रही है जहां पर ये √5 देगा, वो भले ही दिखती कैसी भी हो, पर वैल्यू मार्केट में तो है। पर एक वैल्यू कभी नहीं आएगी, हाफ कभी नहीं आएगी, आप रख के देख लो। यहाँ पर आपने एलसीएम लिया तो 2x-1 इक्वल टू 2x+1, तो 2x यहाँ कैंसिल आउट हो जा रहा है, और इक्वल किया भी इन्होंने, इक्वल कहाँ हुए, यानी कि यानी कि कभी हाफ नहीं मिल रहा आपको। दैट मीन्स दैट मीन्स रेंज कितना आएगा, r-हाफ। मतलब ये कि अगर ax+b/c x+d है, तो रेंज कितना आएगा, r-a/c, अगर लीनियर अपॉन लीनियर हुआ तो। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे x-2 कैंसिल आउट हो जा रहा है। पर एक इतना समझ लीजिए कि कभी भी इसके डोमेन में 2 और -3 कभी नहीं आएंगे, क्योंकि नीचे लिखे हुए हैं। भले कैंसिल हो जाए, पर 2 रखना अपराध है, 2 रखना यहाँ पर अपराध है, बिकॉज ये 0/0 फॉर्म बन जाएगा। तो अपने डोमेन समझ में आ गया, डोमेन में कभी ना 2 आएगा ना -3 आएगा। अब इसको कैंसिल आउट कर दिया, और क्या बना, ये बन गया x-1/x+3। तो कहना है इसे, इसका रेंज कितना आ रहा है, r-1 आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x। परंतु आप ध्यान से दीजिए, मैंने 2 नहीं रखा है इसमें, इसमें 2 रखा नहीं है, रखते भी नहीं है इसमें। अगर 2 रखते, क्योंकि 2 रखा नहीं है इसमें, और ये कटने के बाद ये बना है, तो अगर 2 रखते तो कितना आंसर देता ये 2 पर, x = 2 पर ये देता 1/5। तो 1/5 भी मेरा आंसर नहीं आएगा, क्योंकि अब इसके हिसाब से आप बोल रहे हो ना कि r-1 नहीं आएगा, आपने बोला मतलब 1/5 आएगा। पर अब ध्यान से सोचो, 1/5 तो ये देगा कि ये देगा फाइनल, ये देगा ना। ये तो सिंपलीफाई होके ये बना है, जिससे हम तुरंत रेंज बोल पाए। पर कहानी का सार तो क्या था, कि 1/5 कभी देगा नहीं वो। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल y = x-1 है अपॉन x-1 है, बताओ इसका रेंज क्या आएगा। अरे सर, ये तो कांस्टेंट लिखा हुआ है 1, तो क्या 1 देगा हमेशा ये। हाँ सर, ऑलवेज 1 देगा।
पर आप ध्यान से भूल गए कि इसके डोमेन में एक वैल्यू वन नहीं है, वन नहीं है। तो यानी कि वन देगा, मतलब ग्राफ पता कैसा बनेगा इसका, ऐसा, ऐसा ग्राफ बनेगा इसका। वन पर वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, तो 1/5 कभी नहीं देगा। अच्छा, मैं इसमें -3 रखना भी अलाउ नहीं है, तो -3 रख सकते भी नहीं यहाँ पर, क्योंकि ये खुद भी अनडिफाइंड हो जाएगा। तो सिर्फ दो वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वन और 1/5 निकालनी पड़ेगी। 1/5 क्यों? बिकॉज टू पर वो 1/5 दे रहा है, जबकि वो नहीं दे पाएगा, बिकॉज ये 0/0 फॉर्म बन जाएगा। चलिए अगला सवाल, इसका रेंज निकालना है। तो इस, मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, प्रॉपर्टी फ्लोर ऑफ एक्स प्लस एन क्या होता है, फ्लोर ऑफ एक्स प्लस एन होता है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, 2 + x, ये क्या बन जाएगा, माइनस फ्लोर ऑफ एक्स, और माइनस माइनस +3, +3 ऐसा बना। तो ये क्या बन गया, ये तो फ्रैक्शन बन गया, और फ्रैक्शन +5 लिखा है। फ्रैक्शन की रेंज कितनी है, 0 + 1, 0 से लेकर 1, 5 जोड़ दो, तो 5 से लेकर 6 ओपन। सिंपल। कहानी का सार ये है कि रेंज जब भी निकालना हो तो आप जितने भी ज्यादा वेरिएबल्स हो उसको मिनिमाइज करके एक फंक्शन बना दो या एक वेरिएबल बना दो, जिससे आप उसका आउटपुट लिखकर बाहर आ सको। ठीक है, तो ये इसका रेंज आ गया। चलिए ये वाला सवाल, इसमें दो मॉड है। तो सबसे पहले इसको ओपन करते हैं कि -1 से 3 में ओपन कैसे होगा। अब इसका अगर रूट देखें, तो मॉड का रूट, मॉड मतलब कहाँ पर मोर देन लेस देन होगा। तो इसका ट्रिक ये है कि इसका रूट 1 है, इसका रूट कितना है, 2 है। ये तो पता है ना कि x-1 का मॉड v कहाँ बनता है, बताया था मॉड में मैंने, 1 पे बनता है, और ये 2 पे बनता है। तो मैंने केस बना लिया, 2 से कम, मतलब अगर ये, अपना सेट क्या दे रखा है एग्जामिनर ने, अपना सेट दे रखा है -1 से 3 में। तो मैंने गाड़ी स्टार्ट की, -1 से पहले में गया 1 तक। तो 1 से पहले में x की वैल्यू, अगर आप नंबर कोई सोचो -1 से 1 के बीच में, सबसे प्यारे नंबर है 0। तो ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो कैसे खुलेगा ये, माइनस से मल्टीप्लाई होकर। और 0 पे ये कैसा है, नेगेटिव है, तो ये भी कैसे खुलेगा, माइनस से मल्टीप्लाई होकर। तो कहना ही सही, -2x +1 और +2 +3, ये लिखा हुआ है। फिर अगला रास्ता कौन सा आएगा, 1 से 2 वाला, 1 से 2। तो 1 से 2 में आपकी वैल्यू कोई भी नंबर सोचो 1.5, तो ये पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो ये x-1 बन जाएगा। और x से 2 से कम है तो ये नेगेटिव खुलेगा, तो -x + 2, -x -2, x कट गया, -1 + 2 1। तो सिर्फ कांस्टेंट आ रहा है 1 से 2 में। और आखिरी रास्ता 2 से 3, तो 2 से लेकर 3, 3 पर क्लोज। तो इस पे बताइए, 2 से 3 में कितना आएगा, कोई नंबर सोचो आप, 2.5, दोनों पॉजिटिव खुल रहे हैं। तो x-1 +x-2, कोई दिक्कत? तो क्या बना, 2x-3। क्लियर है? और आखिरी जब 3 रखोगे आप, तो 3 पर कितना आएगा, ये एग्जैक्ट 3 पर 1 है, 3 पर 2, 2 + 1 3। और ये भी कितना आ रहा है, 3 पर 3 ही आ रहा है। तो इंक्लूड कर लीजिए, अलग अलग नहीं है, सेम ही बात है। अगर ये मान लो 3 पर ये 5 दे रहा होता और 3 पर ये 6 दे रहा होता, तो मैं एक्स्ट्रा x = 3 को भी इंक्लूड करता अलग से, बिकॉज ग्राफ वहां पे चेंज होता। पर ये इंक्लूड इसी के अंदर हो गया, दोनों में आंसर सेम ही दिया है। तो x = 3 के लिए अलग वाला केस नहीं बनाएंगे। अब ग्राफ बनाते हैं इसका। तो -1 से लेकर 1 तक ग्राफ बनेगा आपका, -2x + 3। -1 पे ये दे रहा है आपको 5, तो -1 पे 5 दे रहा है। और 1 पर देगा आपको 1, तो 1 पर 1 है। ग्राफ डिक्रीजिंग ऐसा। फिर 1 से 2 में कांस्टेंट हो गया ऐसा। 2 पर कितना दिया है, 1 ही दिया है। और 2 पर भी ये कितना देगा, 1। गाड़ी यहीं से स्टार्ट होगी। और 2x-3 कितना होगा आपका, ये 3 पर, 3 पर हो जाएगा आपका ये 3। तो आई कैन से 3 पर ये 3 हो गया ऐसे। ठीक है, तो इससे क्या बचा, रेंज। तो देखो सबसे लोवेस्ट वैल्यू कितनी है, y = 1, और कितनी हाईएस्ट गई है, 5। तो 1 से लेकर 5 इसका क्या हो गया, रेंज हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 π/4 सिग्नम ऑफ x⁻⁻1। अब सिग्नम, हमें रेंज ही निकाल रहा हूँ मैं, एक मिनट, हाँ रेंज ही निकाल रहा हूँ मैं। अगर मैं डोमेन की बात करूँ, तो 10 का डोमेन क्या होता है, 10 का डोमेन होता है भाई साहब, सब रखिए आप, π/2 के एंगल, -π/2 के एंगल, ये सब नहीं रखना है। ठीक है, तो 10 का डोमेन कितना है, r - 2n + 1
ये वाले एंगल नहीं रखने आपको, ऑड पाई/2 हटा देना है, ठीक है। r-2n+1 पाई/2, तो ये डोमेन, अच्छा। तो यानी कि ये वाला एंगल पाई/2 के मल्टीपल्स नहीं होने चाहिए। अब सिग्नम से आप क्या उम्मीद करोगे, तीन ही उम्मीद करोगे, -1, 0, 1। तो -पाई/4 भी चलता है 10 को, जीरो भी चलता है 10 को, पाई/4 भी चलता है 10 को। तो कहना ही से कि यहाँ पर डोमेन आर होगा, आर डोमेन ये होगा फाइनल। कोई अंदर दिक्कत किसी को नजर नहीं आ रही है इस एंगलों पर, तो हम फाइनली ये बोलते हैं हमारा डोमेन कितना आएगा, ये आएगा, ठीक है। चलो अब रेंज निकालते हैं। x² - 1 के बारे में, क्या ये पॉजिटिव कब होगा? तो x-1 x+1 पॉजिटिव, ठीक है। तो कहना ही से कि ये 1 से बड़ा और -1 से छोटे में, माइनस इंफिनिटी तक, ये कैसा आएगा? हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो इस सेट में सिग्नम पॉजिटिव के लिए, इनपुट पॉजिटिव के लिए क्या आंसर देगा? हमेशा 1 देगा। ये समझ में आ गया? जब रूट रखोगे आप, जब रूट रखोगे एग्जैक्ट 1-1, तब ये वाले भाई साहब अंदर हमेशा जीरो हो जाएंगे, तो उसमें आंसर कितना देगा? हमेशा जीरो। और जब आप इसके बीच का रखोगे वैल्यू -1 से 1 में, तो ये नेगेटिव खुलेगा, रख के देख लो जीरो। तो आपको सिग्नम क्या देगा? हमेशा -1। तो कहना ही से 10 के पास सिर्फ तीन ही वैल्यू जा रही है, -पाई/4 अगर रखोगे तो -1 बनेगा। अगर ये वाला सेट रखोगे तो जीरो बन के, 0 पाई/4 से मल्टीप्लाई, 10 जीरो कितना होता है? जीरो। और अगर आप x-1 से 1 रखोगे, तो -पाई/4 एंगल जब खाएगा, पाई/4 प्लस पाई/4 खाएगा, तो क्या आंसर देगा? 1। तो आपके पास सिर्फ तीन ही वैल्यूज आएंगे रेंज में, -1, 0 और 1, ठीक है। चलिए अगला सवाल। ये वाला फॉर्मूला, देखो मैं हमेशा रेंज में क्या ट्राई करता हूँ, या तो मुझे एक बना दो फंक्शन सिंप्लीफाई करके, ठीक है, मैक्सिमम यही रहेंगे इसके। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं, तो मुझे पता है कि a⁴ प्लस b⁴ को हम a² + b² माइनस 2a²b² लिख सकते हैं। तो कहना ही से, ये आपने पढ़ा होगा, ये 1 - 2 sin² x cos² x होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस cos² x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, a⁴ प्लस b⁴ ये क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर प्लस cos², 1 -2 a², यानी साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, वही लिखा है। अभी दो लोग हैं तो अभी को मैंने एक कर दिया, मैंने 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, मैं तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो कहना है इसे ऐसा लिखा हुआ है, sin² x cos²x। तो ये बन जाएगा 1 - sin²2x/2। अब sin²2x की रेंज कितनी होगी? कुछ भी कर लो, 0 से 1 में ही होगी, /2 कर दिया, तो 1 - 0 से हाफ हो गया, तो कितना हो गया ये? 1 - हाफ, हाफ, हाफ से लेकर 1 तक है। इसका रिवर्स कर दो तो मैक्सिमम 2 जाएगा, इसका रिवर्स कर दो 1 जाएगा, तो रेंज कितना हो गया? 1 से लेकर 2, ठीक है। चलिए तो अब हम पढ़ते हैं इक्वल फंक्शन क्या होता है। देखो इक्वल फंक्शन का मतलब ये है कि जिसका सबसे पहले डोमेन बराबर हो। दो फंक्शन, तीन फंक्शन को इक्वल कब कहेंगे, इसकी शर्त बता रहा हूं मैं। उसका डोमेन इनपुट सेम जाए, दूसरा उनका रेंज सेम हो, बस। क्या इतना ही काफी है बताने के लिए इक्वल फंक्शन के लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि सर अगर साइन और कॉस को कंपेयर करो, तो इन दोनों का डोमेन आर है, तो आपको लग रहा होगा इक्वल है, तो ठीक है। इन दोनों का रेंज आउटपुट जो है वो -1 से 1 है, तो क्या मैं इनको इक्वल बोल दूं? नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल होने का मतलब है दोनों सेम इनपुट पर सेम आंसर दे रहे दे। पर ये जरूर थोड़ी ना है। आप अगर रखोगे 30 डिग्री दोगे, तो उस समय हाफ दे रहा है और ये √3/2 दे रहा है, कहाँ इक्वल हो गए 30 डिग्री पर? इक्वल मतलब होता है एक पर एक ग्राफ, दोनों का ग्राफ सेम हो, बस यही चीज है। तीसरी बात ये कि उनका ग्राफ भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। या और अच्छे से बोलूं, अगर दोनों को मैं एक साथ क्लब कर दूं, तो दोनों का अगर शकल सेम आ जाए, तो कहना है इसे ग्राफ सेम है और रेंज सेम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फंक्शन है sin² x प्लस cos² x है, ध्यान सुनना, और एक फंक्शन है 1,
इनका तो डोमेन सेम ही है, आर है। इनका रेंज कितना है, आर है। क्यों, वन, सॉरी वन है, वन। क्यों, क्योंकि ये खुद ही क्या लिखा हुआ है, वन लिखा हुआ है, फॉर्मूला के हिसाब से, आइडेंटिटी के हिसाब से। तो देखो मेरा यहाँ पर दोनों एक साथ काम हो गया। मतलब कुछ भी रखूं, ये y इक्वल टू वन लिखा है और ये भी y इक्वल टू वन लिखा है। तो अगर आप कोई भी एंगल देखोगे इसमें, मान लो आपने रखा -30 रखा, तो ये मिलकर तो वन बनेगा, ये भी मिलकर वन बनेगा, तो इनका रेंज भी सेम है, इनका ग्राफ भी सेम है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप अगर डोमेन सेम निकाल लेते हैं और उसको सिंप्लीफाई करके सेम कर देते हैं, तो सामने वाला क्या समझेगा कि अगर शक्ल सेम हो गई है तो उसका रेंज भी क्या होगा, सेम होगा। अब जैसे साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, तो कोई डाउट है इसमें अलग अलग होंगे, सेम ही होंगे, क्योंकि इनका अगर शक्ल सेम है तो इनका रेंज भी सेम ही होगा। और आपको यहाँ फील आ गया होगा कि रेंज और डोमेन से इक्वल होना जरूरी नहीं है, उनकी शक्ल यानी कि उनकी शक्ल सेम होनी चाहिए, वो एक समय पर एक आंसर दे ऐसे होनी चाहिए। तो इक्वल फंक्शन डेफिनेशन ये होती है, ठीक है। तो अभी कुछ सवाल करते हैं। मैं आपको कुछ फंक्शंस देता हूँ, आपको बताना है कि आइडेंटिकल है या नहीं। तो सबसे पहला फंक्शन है 10x है, और दूसरा फंक्शन है 1/cot x। आप पॉज करके करिए इसको सॉल्व। चलिए आपने कर लिया होगा। मैं पहले बात करूँ डोमेन की, तो 10x का डोमेन कितना है, r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2। ठीक है। यहाँ पर बात करें तो कॉट का पहले डोमेन कितना है, कॉट का डोमेन है r माइनस, जहाँ पे टेन जीरो होता है वो एंगल मत रखो, r - n पाई। पर आप भूल गए, आपने एक और चीज ध्यान दी थी, कॉटेक्स की वैल्यू जीरो भी नहीं चलेगी अब तो, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है। ये तो कॉट का डोमेन है, और दूसरा नीचे है, तो इसलिए जीरो भी नहीं होना चाहिए। तो जीरो कॉट कहाँ होगा, जहाँ पे टेन इन्फिनिटी होता है, ये वाला एंगल भी नहीं चलेगा। यानी कि 2n+1 पाई/2 भी निकालना पड़ेगा। तो यानी कि कहने का मतलब इनका रेंज, इनका डोमेन सेम नहीं आया है, क्योंकि इन्होंने क्या बोला कि एन पाई यानी कि ये वाले एंगल भी निकाल दो, और इन्होंने क्या कहा कि हमें चलेगा ये वाला एंगल रखो, ये ऊपर लिखे हुए हैं। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, समझ में आया। दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि दोनों का डोमेन सेम नहीं है। पर अभी आप बोलोगे सर हमने तो पढ़ा है बचपन से कि 10x इक्वल टू 1/cot x होता है। होता है कब, जब आप ये वाला एंगल भूल जाओ। होता है इक्वल जब आप कॉमन वाले इनपुट रखोगे, यानी कि r - 2n+1 पाई/2 ये वाले एंगल रखोगे आप, और एन पाई को भी निकाल दोगे, तो ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एन पाई रखा, जो कि इसको चलेगा इसको नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल आपने पाई रखा, तो 10 पाई जीरो होता है, कॉट पाई क्या होता है, कॉट पाई कितना होता है, इन्फिनिटी। तो 1/इन्फिनिटी क्या जीरो के बराबर है, हाँ है। पर वी कैन नॉट से एग्जैक्ट, बिकॉज 1/इन्फिनिटी इज अगेन टेंडिंग पोजीशन पे, तो इक्वल नहीं हो पाएंगे। ठीक है। दोनों इक्वल हैं इन एंगलों को छोड़ के। इन एंगलों को अगर आप छोड़ देंगे तो बाकी हर जगहों पे ये इक्वल होंगे। पर फिलहाल अगर पूछे जनरली ये दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल है, क्योंकि इन सबकी वैल्यूज, इनका डोमेन ही अलग अलग है, तो इनका आउटपुट भी अलग अलग ही आएगा, है ना। तकलीफ कहाँ होगी, ग्राफ चेंज ही होगा इनका। चलो तो ये इक्वल नहीं है। अगला, अगला फंक्शन है सेक और कॉसेक। कॉस, एक सेक है और एक कॉस है, 1/cos। चलिए इक्वल है क्या। तो सेक का डोमेन कितना है खुद का, सेक का डोमेन जहाँ पे कॉस जीरो होता है वो हटा देंगे। कॉस जीरो का होता है, कॉस जीरो होता है यहाँ पे, तो इसका डोमेन होगा r - 2n+1 पाई/2। अब कॉस की बात करते हैं, कॉस का खुद का डोमेन तो r है, पर कॉस नीचे लिखा है तो जीरो नहीं होना चाहिए, तो कॉस जीरो यही होता है। तो हम r - 2n+1 पाई/2 लिखेंगे डोमेन, तो डोमेन दोनों का सेम है। तो अब आते हैं तो रेंज पर आते हैं। तो रेंज में अब शक्ल सेम कर दो, हमें पता है कि sec x किसके बराबर होता है, 1/cos के। कहने से दोनों सेम ही लिखे हुए, इक्वल लिखे हुए हैं, तो इनका रेंज भी क्या होगा, इनका रेंज भी सेम होगा, और शक्ल भी क्या है इनकी, सेम है। मतलब ग्राफ सेम है, और ग्राफ अगर सेम है तो दे आर आइडेंटिकल। अगर मैं थोड़ा सा और अच्छे से बताऊं, तो अगर आप इसका सेक का रेंज लिखेंगे तो कितना होता है, -इन्फिनिटी से -1, 1 से इन्फिनिटी। अब कॉस का रेंज कितना है, -1 से 1, इसको ऊपर लाइए, तो देखो इसमें बीच में जीरो आ रहा है, तो ये वाली वैल्यू इन -इन्फिनिटी इन्फिनिटी जा सकती है। मैं समझाता हूँ कैसे।
जीरो तो कभी आएगा नहीं, क्योंकि मैंने खुद ही मना कर दिया ये वाला एंगल एंगल रखने के लिए। तो -1 से गाड़ी जीरो तक गई होगी, यूनियन 0 से 1 तक गई होगी नीचे वाली रेंज के हिसाब से, कॉस की। अब अगर आपका मान लो जीरो से थोड़ा सा आगे वैल्यू है, तो आपकी वैल्यू कहाँ टेंड कर रही होगी, इन्फिनिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल 0.0001 है, तो ये वैल्यू 10 की पावर 7, 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर 7 चढ़ जाएगी। तो वैल्यू बढ़ गई कम हो गई, बढ़ गई। तो अगर आप जीरो के राइट साइड में है और आप 1/0 प्लस है, तो आपकी ओवरऑल वैल्यू कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी। पर अगर आप जीरो से जस्ट कम है, जीरो के इस तरफ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये चीज माइनस में कर दूं, तो -10 की पावर 7 होगी। -10 की पावर 7 सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे कम वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू। तो ये वैल्यू उस समय कहाँ चली जाएगी, जितना आप जीरो के करीब जाओगे माइनस में, -0.00001, -0.000000001, तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी, 10 की पावर में माइनस में जाएगी नीचे तरफ, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार 1/इन्फिनिटी कहाँ जाएगा, 0 प्लस। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/1000, 10,000 है, तो 10 की पावर कितना हो गया, -3। डेसिमल में वैल्यू आ गई -4, डिसिमल वैल्यू आ गई। जैसे अब इसको नेगेटिव में कर दो, तो कितना हो गया, -0.0001, ऐसा। मतलब आप किसके करीब होगे ओवरऑल, आप करीब होगे जीरो के। तो 1/इन्फिनिटी अगर है तो 0 प्लस है, पर 1/-इन्फिनिटी कहाँ होगा, जीरो से जस्ट कम। तो ये चार चीजें आप अपनी जिंदगी में याद रखिएगा। तो इसका मतलब अगर आप जीरो से जस्ट कम है, तो आपकी वैल्यू कहाँ स्टार्ट करेगी, -इन्फिनिटी से। कहाँ तक जाएगी, -1 तक, तो -1 तक यूनियन 1/0 प्लस विल बी इन्फिनिटी हाइएस्ट, एंड 1/1 विल बी 1 क्लोज। तो ये आपका देखो रेंज हो गया, और देखो दोनों का रेंज सेम ही आ रहा है, सेक कॉल्स का आना ही आना है, क्योंकि शक्ल सेम कर दी ना आपने, दोनों काम हो गया, रेंज भी सेम हो गया और ग्राफ भी सेम हो गया, शक्ल सेम हो गई, तो बस ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला फंक्शन है कॉट स्क्वायर एक्स है इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, और अगला फंक्शन है कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो इन दोनों का दोनों आइडेंटिकल है या नहीं है, इक्वल है या नहीं है। तो डोमेन, इसका डोमेन कितना आएगा, कॉट जो है जीरो का होता है जहाँ पे 10 अनडिफाइंड होता है, तो कॉट जीरो, कॉट अनडिफाइंड का होता है जहाँ पे 10 जीरो होता है, एन पाई। कॉस का डोमेन कितना है, आर, तो इंटरसेक्शन कितना आएगा ये, तो इस वाले का आ रहा है R-N पाई डोमेन। इसका भी डोमेन वही आएगा, क्योंकि क्या माइनस माइनस आ जाए बीच में प्लस आ जाए, बात तो एक ही है, दो फंक्शन में सेम इनपुट जा रहा है। तो डोमेन कितना आएगा, R-N पाई। तो डोमेन सेम ही है। अब शकल सेम करने का ट्राई करते हैं, अगर शकल सेम कर दिया आपने, काबिलियत आपके अंदर है, तो इनका रेंज और शकल सेम करके आप क्या बोल दोगे, आइडेंटिकल है, बिना रेंज भी निकालना नहीं। अगर शकल सेम नहीं कर पाए, तो कहने का मतलब ये है कि इनके बारे में हम रेंज तो बता पाएंगे कि रेंज कितना है, पर शकल सेम है कि नहीं उसके लिए हमें ग्राफ देखना पड़ेगा, या हमें इनको दोनों को इक्वल दिखाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो ट्राई करते हैं। कॉट स्क्वायर को लिखा मैंने कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है। तो मैंने यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल लिया, तो कॉमन कितना आ गया, 1/sin स्क्वायर एक्स -1। एलसीएम लिया तो 1 - sin स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर एक्स। कैन आई से कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स विल बिकम कॉट स्क्वायर एक्स, एंड 1 - sin स्क्वायर क्या बन गया, कॉस स्क्वायर एक्स। ये तो अपना सेम टू सेम बन गया। अगर दोनों का शकल सेम है, दोनों ग्राफ, दोनों का रेंज सेम ही आएगा, तो वी कैन से दे आर आइडेंटिकल, दोनों का ग्राफ सेम बनेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला फंक्शन है सिग्नम x² + 1, एक फंक्शन है, और एक फंक्शन है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। दोनों का अगर डोमेन देखें, तो इसका डोमेन तो कितना है, आर है। इसका डोमेन कितना आएगा, सेक का डोमेन कितना होगा, जहां पे कॉस जीरो नहीं हो वो हमें हटा, जहां पे कॉस जीरो होता है वो हटा देंगे, कॉस जीरो का होता है यहाँ पे। इसी प्रकार नियस के नीचे भी कॉस होता है, ये भी यहीं पे जीरो होगा, तो इसका डोमेन कितना है, R-2n+1 π/2 फाइनली। पर डोमेन दोनों का इक्वल नहीं है, क्योंकि इसने बोला सब चलेगा, इसने बोला ये वाला एंगल नहीं चलेंगे, तो हम तो कॉमन बात कर रहे हैं। तो वी कैन से कि दोनों आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। ओके, चलो अगला सवाल। एक फंक्शन है लॉग ई बेज एक्स, और एक है 1/log x बेज ई।
ये फंक्शन है, इनका बताओ डोमेन कितना है, इनका आइडेंटिकल है या नहीं। सबसे पहली बात एक्स है, तो एक्स कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव और वन नहीं होना चाहिए, ये इसका आ गया डोमेन। यहाँ पर नीचे लॉग लिखा हुआ है, तो लॉग नीचे अगर लिखा हुआ है तो ये जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि एक्स वन नहीं होना चाहिए। चलो ये तो बच गया, आप दोनों में कॉमन है। और दूसरा अंदर क्या लिखा है, अंदर लॉग है, एक्स है लॉग के अंदर, तो वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो इंटरसेक्शन क्या हुआ, ये पॉजिटिव और वन नहीं होना चाहिए, तो डोमेन बोल सकते हैं दोनों का सेम ही आ रहा है, जीरो पॉजिटिव होना चाहिए, वन नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें रेंज की, तो मैं सकल सेम कर सकता हूँ, मुझे पता है प्रॉपर्टी कि log b बेस ए जो होता है वो वन अपॉन log a बेस b होता है। जैसे फॉर एग्जांपल log 4 बेस 2 का आंसर है, 2 का स्क्वायर कर दो 4 आ जाएगा। और अगर वन अपॉन log 2 बेस 4 कर दो तो 4 का रूट लगाओगे तो ही 2 आएगा। तो कैन आई से कि ये 2 बन गया। तो यानी कि ये प्रॉपर्टी होती है, तो वी कैन से कि दोनों इक्वल लिखे हुए हैं, तो अगर इन दोनों इक्वल लिखे तो इनका रेंज और इनका ग्राफ सेम ही आएगा, तो दे आर आइडेंटिकल। ठीक है, चलो अगला, लास्ट क्वेश्चन आज का। एक फंक्शन है x² - 1 है, और एक फंक्शन है x-1 × x+1। ये दोनों आइडेंटिकल है या नहीं है। इनका डोमेन अगर देखें तो x² - 1 इज मोर देन जीरो, तो कहना है से वन से इंफिनिटी यूनियन माइनस इंफिनिटी से -1, इसका क्या होगा डोमेन। इसका डोमेन बात करें तो इसका डोमेन कितना है, x मोर देन इक्वल टू 1। इसका डोमेन कितना है, x मोर देन इक्वल टू -1। तो इंटरसेक्शन क्या आया, मोर देन इक्वल टू 1। दोनों आइडेंटिकल नहीं है, क्योंकि ये इसको वन से इंफिनिटी चाहिए, इसको वन से इंफिनिटी चाहिए, पर -1 से माइनस इंफिनिटी में भी इसका ग्राफ वंश बनेगा, जो कि इसको नहीं पसंद है -1 से कम रखना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों आइडेंटिकल नहीं हुए, क्योंकि दोनों का डोमेन सेम नहीं है। पर लगते दोनों सेम ही है एक्सपांशन के हिसाब से, तो कर सकते हो इनको छोड़कर। जैसे फॉर एग्जाम्पल वन से इंफिनिटी है, दोनों में अगर आप दोनों में रखोगे तो सिंप्लीफाई दोनों होंगे। पर अगर आप नेगेटिव रखोगे तो ये दे देगा वैल्यू आपको, पर ये आपको वैल्यू दे ही नहीं पाएगा, तो क्या सिंप्लीफिकेशन, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहीं पे सवाल समाप्त करते। आइडेंटिकल पढ़ा दिया मैंने, क्या सिंपल तरीका सिखाया मैंने। इसका डोमेन निकालना तो आपको मशक्कत करनी पड़ेगी डोमेन निकालने के लिए। डोमेन के बाद आपके पास दो ब्रांचेस रहेंगे, या तो आप सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करके दोनों को सेम दिखा दो, f(x = g)। अगर ये दिखा दे तो यहाँ से रेंज और ग्राफ दोनों सेम ही आ जाएंगे, और आप क्या बोल दोगे, आइडेंटिकल है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करने के लायक नहीं है, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो आप क्या निकालिए, दोनों का इंडिविजुअली रेंज निकाल लिए, इसका रेंज निकालो, इसका रेंज निकाल लो। वो अगर सेम आते हैं, वो अगर सेम आते हैं तो अगला फिर आपको ग्राफ देखना पड़ेगा, या दोनों का क्या करना, इनपुट 30 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 45, अगर दोनों सेम सेम आंसर दे रहे हैं, दैट मीन्स दोनों का ग्राफ भी एक के ऊपर एक क्या बनेगा, सिमेट्रिकल बनेगा। तो आई कैन से कि वो आइडेंटिकल होंगे। पर अगर ग्राफ दोनों का अलग अलग बन गया, होने के बावजूद भी, जैसे साइन कॉस में हुआ था, तो ये आइडेंटिकल नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि इनका समय, जो समय है वो सबका अलग अलग है आंसर देने का। ठीक है, तो यहीं पे समाप्त समाप्त करते हैं, और मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां पर हम पढ़ेंगे अपना क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, वन वन ऑन टू मैनी वन इनटू, जो कि मेन चैप्टर है फंक्शन का। ठीक है, वो पढ़ेंगे, वो इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में।